हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे हमारे यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसके ऊपर है ये लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो था वो ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने बताया था कि ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। यानी जो ये जो लॉ है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लो, कि जो करंट फ्लो है, करंट फ्लो थ्रो ए सर्किट, कि किसी सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो करता है थ्रू ए सर्किट इज डायरेक्टली, क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी, किसके बीच में? एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी जो आपने कंडक्टर लिया है उसके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो ये क्या था? ओम्स लॉ था। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि जो फिजिकल कंडीशंस है वो भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्यों? जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर आपको क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वो किस लिए? क्योंकि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो वेरी किया करता है। तो इसी वजह से आप क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर है उसको क्या रखेंगे, या अदर फिजिकल क्वांटिटी उनको क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट आ जाता है आर आई, यानी V बाय आई इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास? आर। और यही जो आर है वही क्या है? आपका रेजिस्टेंस। वही क्या है? आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो क्या है? जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, क्या है? प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या करेगी? इट अपोज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। यानी जो अपने अंदर से करंट के फ्लो का अपोज करे किसी बॉडी की, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। क्या कहलाती है वो? रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जिन मटेरियल के अंदर से जो करंट है वो इजीली फ्लो नहीं करे, यानी वो क्या करेगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो उनको तो बोलते हैं हम इंसुलेटर। जिसमें से जो करंट है वो इजीली फ्लो कर जाए, इसका मतलब उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? बिल्कुल मिनिमम, तो वो होंगे कंडक्टर। और जिसके अंदर से जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, यानी जो रेजिस्टेंस है वो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो करंट को ब्लॉक कर रहा है बिल्कुल, तो ऐसे को बोलेंगे सेमीकंडक्टर। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो क्या करती है? अपने अंदर से करंट के फ्लो का क्या करती है? अपोज करती है। क्या करती है? अपोज करती है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है, हमने ये पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस, अब आपको पता है कि जब भी हम कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके लिए उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात आती है कि ओम नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये तो बोल दिया कि जो V बाय आई है वो हमेशा क्या होता है जी? R। यानी R एक क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। यानी अब हमें ये प्रूफ करना है क्या एक्चुअली ऐसा है कि जो V बाय आई है वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है। कैसे करेंगे जी? हमें पता है, वी नो, क्या पता है आपको? I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इज इक्वल टू आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, देखा भी है आपने। I इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन दिया था। I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। और आपको ये भी पता है, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा है, वी डी इज इक्वल टू होता है ई टाउ बाय एम। और E इज इक्वल टू आपने ये भी पढ़ा है V बाय एल। अब आप क्या करोगे? इस E की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। सो VD किसके इक्वल हो गया? E टाउ बाय M, और E की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? V बाय एल। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है? I इज इक्वल टू
किसके इक्वल बनेगा, एन ई ए, और वी डी की वैल्यू क्या है, ई टाउ वी बाय एल, और नीचे क्या है आपका एम। तो क्या समझे, I इज इक्वल टू बन गया एन ई ए ई टाउ वी बाय एम एल। I इज इक्वल टू किसके बन गया, एन ई स्क्वेयर ए टाउ वी बाय एम एल। हमें क्या चाहिए, वी बाय आई चाहिए, तो करके देखो, तो वी बाय आई यानी ये इस साइड ही है और जो आई है आपने वहां से इस साइड ले आए, तो क्या बना आपके पास, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ। ठीक है, v बाय आई इज इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वेयर ए टाउ। अब हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, अब आपको पता है कि जो मास होता है वो क्या होता है, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है जी, उसके बाद जो एल है, लेंथ है, वो भी क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी। अब आपको पता है कि जो नंबर डेंसिटी होगी वो भी क्या होती है कि कांस्टेंट क्वांटिटी। जो ई है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो ए है वो क्या है, एरिया, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी। जो टाउ है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और आपको पता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी जब ये सारी की सारी क्वांटिटी कांस्टेंट हैं तो क्या होगा, सारा का सारा कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस आर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम एल बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ, एन ई स्क्वेयर टाउ। ठीक है, तो यहां से आपके पास आर की वैल्यू भी आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओम ने ला दिया है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या v बाई आई इज इक्वल टू आर हमेशा एक कांस्टेंट होगा, तो वो क्या था, एक्यूरेट था। ठीक है जी, उसके बाद मैंने बोला है कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर। सबसे पहले हमने निकाला यूनिट ऑफ आर। यूनिट ऑफ आर कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ आर बिल्कुल सिंपल सा है। आपने अभी अभी देखा है कि जो आर इक्वल टू होता है वो क्या होता है, वी बाय आई। यूनिट निकालनी है, आपको पता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर, यानी आप सिंपल सा लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था तो उसने अपने नाम पे ही इसकी यूनिट रख ली ओम, यानी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। और जिसके लिए उसने जो सिंबल यूज किया वो ये यूज किया। तो ये क्या थी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको मैंने बताया है कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। आर इज इक्वल टू आपको पता है वी बाय आई। अगर आपको पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो आप लिख दीजिए, अगर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आपने पढ़ा है W बाय क्यू, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। और जो I होता है करंट, वो क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो क्या बन गया W यानी वर्क डन क्यू स्क्वायर इनटू में T। तो सिंपली आप क्या करेंगे, अब डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको डायरेक्ट ही पता है, mL/T-2, और T का होता है T और Q का होता है AT, और उसका स्क्वायर लिख रखा है तो इसका स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करके लिखेंगे तो अब क्या बनेगा, ये mL/T-A। तो वैल्यू देखते हैं इनकी, यानी जो डायमेंशन है वो क्या आएंगे, m सिर्फ सिंगल ही है तो m की वैल्यू आ गई 1, L 2 ये है और नहीं है कहीं तो L आ गया 2, T -2 ये T है और ये T का स्क्वायर बनेगा, तो एक T से एक T कैंसिल आउट, -2 और ये -1, तो कितना बन गया T-3 और A का -2। तो ये क्या है, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है जी बात। चलिए उसके बाद जो रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है, उसकी यूनिट भी निकालनी, डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल लिया, तो क्या आता है उसके बाद, कारण क्या है ये रेजिस्टेंस होने का, यानी काज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है। तो क्या कारण होता है, इट इज ड्यू टू दी, किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू दी एक्चुअल कोलिजन, इट इज ड्यू टू दी एक्चुअल कोलिजन बिटवीन, किस किस के बीच में, इट इज ड्यू टू एक्चुअल कोलिजन बिटवीन दी इलेक्ट्रॉन्स एंड
एटम्स ऑफ द कंडक्टर, यानी जो एटम्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो कोलिजन होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस, यानी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ब्लॉक कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक आपके पास वायर है, क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहे हैं, इसके थ्रू फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एटम है, इस कंडक्टर के क्या है, एटम, तो ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन एटम्स के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। जैसे स्ट्राइक करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्चुअल कोलिजन किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर, और उनके बीच में जो एक्चुअल कोलिजन होगा उसकी वजह से ही क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कैसे निकालेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है। सबसे पहला है जी लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब कि अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक ये स्मॉल लेंथ के एक वायर है और एक ये लार्ज लेंथ के एक वायर है। इसके अंदर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना शुरू कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया है कि रीजन क्या है, काज क्या है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसके बाद कोलिजन होता है एटम के साथ, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो उस वायर का होता है। अब क्या होगा, जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इसके एटम्स के साथ स्ट्राइक करेंगे। अब यहाँ पर एटम कम है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये वाली वायर लेता हूँ तो यहाँ पर जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ कोलिजन है किसके बीच में, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, वो क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने चाहिए थे यानी सर्किट में फ्लो करने चाहिए थे वो उनकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, ज़्यादा। या सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दी तो नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हो गए, और उस नंबर ऑफ एटम इंक्रीज हो जाने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो ये कह सकते हैं आप कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता है। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इस बात पर भी वो डिपेंड करता है। कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने मान लीजिए वायर है, अगर आपने इसको फोर्स लगा करके, इसने स्ट्रेच करके कि आपने क्या कर दिया, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो आपको पता है कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब लेंथ के जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या, इन्वर्सली हो रहा है। तो इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो थर्ड है, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, टाइप ऑफ मटेरियल्स ऑफ वायर, या आप ये भी लिख सकते हो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, या फिर ये लिख लिया नेचर ऑफ मटेरियल्स ऑफ वायर, यानी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो वायर है वो किसकी ली है। मान लीजिए आपने वायर जो ली है वो कंडक्टिंग मटेरियल की ली है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और अगर आपने कोई सेमीकंडक्टिंग वायर ली है तो उसके लिए रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर आपने इंसुलेटर से वायर बनाई है तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस मटेरियल का यूज किया है वायर को बनाने के लिए। ठीक है जी। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जैसे हमने कंबाइन किया तो क्या आया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट आ जाता है रो L/A, और यही जो रो है इसका जो नाम होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। इसको एक अनदर नेम से भी जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किस नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या है आपके पास, रो L बाई ए, और जिसको हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर मुझे डिफाइन करना हो रो को, यानी जो रेजिस्टिविटी है अगर उसको मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा। डेफिनेशन कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, आप यहाँ सिंपली यहीं से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे, अगर मैं पुट कर दूँ, पुट L इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर ये हो मेरा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्या है 1 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो R है वो रो के इक्वल हो जाएगा। यही डेफिनेशन है क्या, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड, किसके इक्वल होती है, रेजिस्टिविटी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस किसका, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्या समझे कि जो रेजिस्टिविटी होती है उस वायर का रेजिस्टेंस होती है जिसकी जो लेंथ है वो भी यूनिट हो और जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या हो, यूनिट हो। तो ऐसी वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, यानी वो जो वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हमें पता है, क्या पता है आपको, वी नो R इज इक्वल टू रो L बाय ए, पता है, ठीक है जी, पता है। तो और आपको ये भी पता है R इक्वल टू, हमने निकाला था कि R की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है ml/ne स्क्वायर ए टाउ। ठीक है जी, ये सेकंड कंपेयर करना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको पता है कि लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू ml डिवाइड बाई ne स्क्वायर ए टाउ। यहाँ से आपके पास क्या होगा, L से L कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, तो जो रो की वैल्यू है वो निकल के आती है आपके पास m डिवाइड बाई ne स्क्वायर टाउ। तो क्या समझे, हमें यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही L पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड कर रही है, एंड नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम पर वो डिपेंड कर रही है। तो याद रखना कि अगर आपके पास ये आ जाए कि मैंने जो रेजिस्टेंस है, अगर ये बोल दिया कि जो लेंथ ऑफ वायर है या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है वो चेंज कर जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी है, उसकी वजह से कभी भी रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज नहीं होता। क्या बोलोगे, कि कभी भी रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज नहीं होता लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर चेंज करने के साथ। ठीक है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है उसमें वेरिएशन होता है, और आपको पता है कि लेंथ के साथ वो डायरेक्टली वेरी करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ वो इन्वर्सली वेरी करेगा। चलिए जी, उसके बाद यहाँ पर भी हमने एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, वो क्या है आपकी रेजिस्टिविटी। अब बात ये आती है कि जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो निकालते हैं यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी। निकालने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, रट्टा तो मारना नहीं है। तो क्या होगा, हमें पता है कि R इक्वल टू जो होता है वो रो L बाय ए होता है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, R A बाय L। R की जो यूनिट होती है वो ओम, A की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर, और L की जो यूनिट होती है वो मीटर। कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, ओम मीटर। तो याद रखना रेजिस्टिविटी के लिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। उसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी आप इजी वे से निकाल सकते हैं। यहीं से देख लीजिए, रो इज इक्वल टू R A बाई L। वही बात फिर से कि अगर आपको R की वैल्यू पता है, R का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता तो मैंने कैसे बताया था, R इक्वल टू जी V बाई I, V इज इक्वल टू W बाय Q यानी चार्ज, और I इज इक्वल टू Q बाय T। तो क्या बन गया था ये, W Q स्क्वायर इंटू में T। तो यही यूज आप कर सकते हैं, क्या बन गया, W डिवाइड बाय Q स्क्वायर इंटू में T। ठीक है, इंटू में एरिया, एरिया का A और ये L,
ठीक है, अब लिखते हैं इनके डायमेंशन फॉर्मूले। W का वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो ml/t-2 होता है, T का T, एरिया का L² डिवाइड बाय चार्ज AT, और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर है L। तो अब मुझे बताइए जल्दी से कि इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या बनेगा, ml/ta। इनके डायमेंशन से बताइए जल्दी से क्या बनेंगे। देखो जी, m सिंगल है तो m की वैल्यू यानी m का जो डायमेंशन है वो क्या आ गया 1। l 2 ये है और 2 ये है तो 4, और l नीचे है तो 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 3। l कितना बचा 3, और ये कितना है t-2, ये t है तो ये ऊपर कितना बचा t-1, और ये क्या है t², तो ये ऊपर जाएगा तो t-3। या तो ये बोल सकते हैं एक t से एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, 1t बचेगा यहाँ पर। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा t-3 बना देगा, और a-2। तो ये क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक और इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।